हाय एवरीवन, माई सेल्फ सीमा। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी ऑनलाइन क्लासेज में। जैसे कि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और 4 टॉपिक हम इसके कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 5th टॉपिक होगा, जिसका पहला ही जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा वैदिक काल से रिलेटेड। वेद संख्या 4 है और इसमें प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अगर 4 है और प्राचीन वेद हमसे पूछा गया है, तो जो प्राचीन वेद होगा वही होगा जो सबसे पहले लिखा जाएगा। तो सबसे पहला जो वेद रहेगा ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद रहेगा। उसके बाद बाकी तीनों जो वेद हैं वो उत्तरवेदिक काल में आते हैं। आपका सामवेद है, ये क्या रहता है, ये संगीत से रिलेटेड है। अथर्ववेद को सबसे लोकप्रिय वेद कहा जाता है और ये सबसे एंड में लिखा जाता है। यजुर्वेद को क्या कहते हैं, यजुर्वेद में जो है आपके यज्ञ से रिलेटेड या देवी देवता की स्तुति से रिलेटेड पॉइंट आते हैं। और ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन और सबसे पवित्र वेद माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या रहेगा, फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों के द्वारा की गई है। आपसे कहा गया कि ऋग्वेद है, ओनली ऋग्वेद को भी ध्यान से पढ़ना, वेद नहीं कह रहा, सिर्फ ऋग्वेद की बात आपसे पूछ रहा है। कह रहे कि ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों के द्वारा की गई है। नहीं, पुरुषों के द्वारा नहीं की गई थी, कहीं ना कहीं औरतों का भी इसमें, चाहे अपाला, घोषा, सिक्ता, ये सारी जो है कहीं ना कहीं क्या रही हैं, एक ये विदुषियाँ रही हैं जिन्होंने वेद में अपना रोल अदा किया है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। बिल्कुल, जो ऋग्वेद की भाषा होती है वो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है, क्योंकि आजकल की जो भाषा होती है वो उससे थोड़ी डिफरेंट मिलती है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता है, न कि इन्हें पढ़ा जा सकता है। ये कहते हैं कि जो वेद हैं उनको कंठस्थ, मतलब बोल बोल के उच्चारण कर सकते हैं और उनको दूसरे लोग सुन सकते थे। इतना था पहले टाइम में, था की बात आ रही है, था। अब की बात, अब तो नोट डाउन है, हैंड रिटन्स है। तो ये कह रहे कि ऋग्वेद को ओनली उच्चारण कर सकते थे, बोल सकते थे और सुन सकते थे। ऋग्वेदिक से रिलेटेड जो भी पॉइंट होते थे, जो भी बातें होती थी, शिष्य अपने गुरु अपने शिष्य को बताता था आगे, फिर आगे वो अपने शिष्य को बताता था। ऐसी चीज़ें चलती गई और बहुत ही बाद में आगे कहीं गुप्त काल के आसपास के टाइम में आगे इन वेदों को संकलित किया गया, मतलब एक जगह लिखा गया। पहले ये कहीं भी लिखे हुए नहीं थे, सिर्फ कंठस्थ चलते थे। मैंने आपको कोई बात बताई, आपने फिर आगे अपने बच्चों को बताई, ऐसे जो चीज़ें चलती जा रही थी तो बाद में लिखी गई थी। तो ये राइट है। तो इसमें जो राइट आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट तो गलत है, सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड, तो ये दोनों राइट है और ये रॉन्ग है। नेक्स्ट चलते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख है। तो जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो स्पेशल लिखा हुआ है उसमें कि कहीं भी गंगा और यमुना नदियों का जो है जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ एक बार ही इनका जिक्र है। बाकी आपकी सरस्वती है, सिंधु है, व्यास है, इन नदियों को बार बार बताया गया है। तो नहीं, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि किन नदियों का कम हुआ, कम मतलब इनका एक आध बार ही उल्लेख हुआ है। तो कम किस किस का हुआ है, गंगा और यमुना का, 3 और 4, 3 और 4, ये वाला आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। ऋग्वेदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही है। कहते हैं सिर्फ ऋग्वेदिक काल पढ़ रहे हैं अभी हम, ऋग्वेदिक काल में कह रहे हैं कि इनमें से कौन कौन सा फैक्ट सही नहीं है। नहीं याद रखना, नहीं पूछ रहे हैं। इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध होते थे। बिल्कुल, जो युद्ध होते थे घोड़ों के लिए होते थे, भेड़ बकरी गाय के लिए होते थे, और स्पेशली अपने पुत्र वगैरह के लिए भी होते थे, क्योंकि पुत्रों की कामना वगैरह यहाँ पे की जाती थी। नेक्स्ट, लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। जमीन के लिए लड़ी नहीं जाती थी, जमीन के लिए भी आया है ना। अगर ये कहना कि सिर्फ और सिर्फ जमीन के लिए लड़ी जाती तो फिर रॉन्ग हो जाता। ये कह रहे कि जमीन के लिए भी लड़ी, हाँ कई बार जमीनों के लिए भी लड़ी जाती थी, कुछ थोड़े बहुत एरियाज़ के लिए भी। ज़्यादातर मवेशियों घोड़ों इनके लिए लड़ा जाता था। युद्ध में जीता गया धन केवल सरदार और पुरोहित में बांटा जाता था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि युद्ध में जीता हुआ जो धन था वो सरदारों को, पुरोहितों को, आम जनता को, और दूसरा जो आपका रहता है यज्ञ में, यज्ञ कराने के लिए काम आता था। तो इन्होंने अधूरी लाइन दी है, तो ये रॉन्ग है। नेक्स्ट रहेगा, इस काल में युद्धों के लिए स्थायी सेना नहीं होती थी। बिल्कुल, कोई भी स्थायी सेना नहीं थी इस काल में। इस काल में स्थायी सेना नहीं थी। नॉर्मली ऐसे लोग अपने घरों में रहते थे, अपनी ज़मीनें जायदाद पे जो भी कार्य करते रहते थे, और जब भी कुछ भी प्रॉब्लम आती थी तो सब इकट्ठा हो जाते थे। उनका जो सरदार होता था, कबीलों का सरदार होता था, वो सबको बुला लेता था और सब युद्ध करते थे। तो इसमें आपसे नहीं पूछा गया है, तो नहीं वाला आंसर आपका कौन सा जाएगा, नहीं वाला आंसर आपका जाएगा, युद्ध में जीता गया धन सरदारों, पुरोहितों, आम लोगों
और यज्ञ के लिए प्रयोग में होता था। बाकी ये तीनों राइट है। नेक्स्ट चलते हैं। ऋग्वेदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत दो समूह पुरोहित व राजा के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। ये कह रहे हैं कि ऋग्वेदिक काल में काम के आधार पर दो समूह जो बनाए गए थे, पुरोहित व राजा, तो उनके आधार पर आपने विचार करना है। पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, वो तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। बिल्कुल पुरोहित ही वो थे जिनको ब्राह्मण कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूल करते थे। ऋग्वेदिक काल की बात पूछे ना, ऋग्वेदिक काल में राजा महलों में नहीं रहते थे। वो क्या होते थे, बहुत सारी जो जनता होती थी ना, कबीले होते थे, उसी में से जो उनको योग्य लगता था, शक्तिशाली लगता था, बहादुर लगता था, ऐसा लगता हमारी रक्षा करेगा, उसी को वो अपना सरदार चुन लेते थे। वो भी उनकी तरह आम ही होता था, कोई महलों में नहीं रहता था, कोई टैक्स वैक्स नहीं लेता था। तो ये जो राइट आंसर जो इसका रहेगा, आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा राइट और कौन सा रॉन्ग है, तो ओनली वन जो राइट है और दूसरा रॉन्ग है, तो ये वाला आंसर इसका जाएगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर इसका जाएगा, केवल एक ही इसमें सही कथन है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द ऋग्वेद में मिलते हैं। तो इनमें से आपको शब्द दिए गए, आपसे पूछा गया कौन सा ऋग्वेद में मिलता है। पुरुजन, यदुजन या भरतजन, या उनको बोल सकते हैं विष भी बोल सकते हैं। जन ना लिखा हो, पुरुविष, यदुविष, भरतविष, तो कुछ भी लिखा है, क्योंकि जन और विष शब्द का जो प्रयोग है ऋग्वेद में किया गया है। और महाजन पद का जो महाजन हो गया, उसका प्रयोग उत्तर वैदिक काल में किया गया। तो ऋग्वेद में शब्द है जन। जन का मतलब है कुछ पर्टिकुलर कबीले, ये लोग एरियाज होता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं, उनको जन कहते हैं। वो इधर एक अलग से एक एरिया हो गया, उस पर बहुत सारे लोग कहते हैं, उनको जन कहते हैं। तो इनको बोल सकते हैं भरू जो है भरत जन, यदुजन, फिर इधर हो गया आपका पुरुजन, और बाद में क्या होने लगा, इन तीनों को मिला दिया गया और फिर क्या बन गए, बहुत सारे जन प्लस जन हो गए, तो क्या हो गई, महाजन, ठीक है। तो बाद में उत्तर वैदिक काल में महाजन हो जाते हैं। अभी फिलहाल क्या है, ये ऋग्वेदिक काल में ओनली जन है, ठीक है, जन जन। तो एक कबीला होता है जिनको पुरुजन, यदुजन और भरतजन कहते हैं, और साथ में विष भी कहते हैं। विष वर्ड से ही बाद में वैश्य निकला है, जो वैश्य शब्द है वो विष से ही निकला है। हालांकि यहाँ एक पर्टिकुलर एरियाज को विष बोला गया था। तो राइट आंसर है, इसमें तीनों ही राइट है, ऋग्वेद में इन तीनों का ही जिक्र मिलता है। नेक्स्ट है, आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे। जो आर्य लोग थे ना, और वो अपने शत्रुओं को, अपोजिट लोगों को, जिन्हें वे पसंद नहीं करते थे, उनको क्या कहते थे, तो उनको दस्यु कहते थे। क्या कहते थे, दस्यु। दस्यु मतलब आज जो दस्यु से ही दास शब्द निकला है। दस्यु का मतलब होता था जिनके उनके साथ विचार नहीं मिलते थे। जैसे ये आर्य लोग यज्ञ करते थे तो यज्ञ नहीं करते थे, ये भगवान में ध्यान रखते थे तो ये ध्यान नहीं रखते थे, ये थोड़ा सा क्या थे, फ्री होते थे, इनका इन चीज़ों में ध्यान नहीं था, तो ये उनसे चिढ़ते थे, उसको दस्यु या फिर दास कहते थे, ठीक है। बाद में इसी से सबसे दास निकला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणिक कब्रों, एक काल आता है महापाषाण काल, ठीक है। एक जैसे हम ऋग्वैदिक काल पढ़ते, उत्तर वैदिक काल पढ़ते, तो ऐसे ही काल आएगा महापाषाण काल, जिसमें बड़े बड़े महापाषाण, बड़े बड़े पत्थर प्राप्त होते हैं। तो कह रहे हैं कि महापाषाण काल में जो कब्र मिलती हैं वो थोड़ी डिफरेंट मिलती हैं। तो कैसे पता चलेगा कि इन पत्थरों के नीचे कब्र है, क्या क्या निशान वहाँ पे मिले हैं। तो सबसे पहले गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिल रहे थे, जैसे कोई कब्र बनी है, ठीक है, और वहाँ पे ना ऐसे गोलाकार पत्थरों को सजा दिया गया था, जिससे पता चल जाए यहाँ कब्र है। अकेला खड़ा, यहाँ पे एक कब्र है, उस पर एक बड़ा सा पत्थर ऐसे खड़ा कर दिया गया था, तो अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी। पत्थरों के बड़े बड़े चबूतरे नहीं थे, यही थे, गोलाकार पत्थर थे और अकेला पत्थर खड़ा कर दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर जो आपके जाएगा वो जाएगा फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड ही इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट करते हैं, महापाषाण कब्र में कुछ समानताएं थी। मृतकों की खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया गया था। जो महापाषाण काल में जो कब्रें मिली हैं, एक तो वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर मिले हैं या गोल पत्थर, एक बड़ा पत्थर मिला होता था या छोटे छोटे गोल पत्थरों से सजाया गया था। उसके अलावा कुछ और भी समानताएं मिली है, क्या कि खास किस्म की मिट्टी के बर्तन उनके साथ मिलते थे, क्योंकि कहते थे कि उनके मरने के बाद उनको खाने पीने के लिए कुछ चाहिए, तो बर्तनों में कुछ रख दिया जाता था। तो निम्न में से कौन से टाइप के बर्तन मिले हैं, तो काल लाल, जो काले और प्लस लाल, ठीक है, काले प्लस लाल। पूछा जाए आपसे महापाषाण काल में कौन से बर्तन मिले हैं, तो ब्लैक एंड रेड, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है,
महापाषाण कबर में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछा है। तो पहला जो रहेगा वो पढ़ना है, महापाषाणिक कब्रों के से प्राप्त चीज़ें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति को भिन्नता दर्शाती हैं। मतलब मैं आपको समझा रही हूँ, ये कह रहे कि जो कब्र पाई गई है ना, उस कब्र में क्या कुछ आपको डिफरेंट लगा है कि भाई ये कब्र अमीर आदमी की है, ये गरीब की है, यहाँ पे एक परिवार इकट्ठा है, यहाँ पे अकेला इंसान दबा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ों से आपको कैसे पता चलता है। तो ये कह रहे हैं कि आपको ये जो स्टेटमेंट है वो पढ़नी और बतानी कौन सी राइट है और कौन सी राइट नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि जो महापाषाण कब्र में मिली है वहाँ पर लोगों की जो है सामाजिक स्थिति में डिफरेंट पाई गई है, चीज़ें बिल्कुल पाई गई है। कहीं पर तो एक कब्र के साथ सोने के मन के शंख मिले हैं और कहीं पर सिर्फ मिट्टी वगैरह की जो चीज़ें बनी हुई है वो मिली हैं। तो इससे पता चला कि भी किसी रिच आदमी का है और ये किसी गरीब आदमी का ही क्या है, कंकाल है। नेक्स्ट है, कुछ महापाषाणिक कब्रों में से एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि कई जगह ऐसी कब्रें भी मिली हैं जहाँ पर एक ही परिवार के लोग मिले हैं। जैसे एक व्यक्ति मर गया तो उसको यहाँ दफना दिया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई एक दरवाज़ा जिसको पोर्ट होल कहा गया है वो लगा दिया गया। जब दूसरा व्यक्ति मर जाता था तो इसी रास्ते से आके और वापस दूसरा व्यक्ति को यहाँ दफना दिया, तीसरे को यहाँ, चौथे को यहाँ, ऑफिस को बंद कर दिया गया। तो क्या हो गया, ये कह रहे हैं कि एक ही परिवार के कई कंकाल एक साथ मिले हैं। तो ये भी राइट है। नेक्स्ट है, कब्रों पर गोलाकार चट्टानें, खड़ी चट्टानें रखकर चिन्ह बनाएंगे। तो अभी भी हमने पढ़ा है गोलाकार चट्टानों से भी सजाया जाता है और कहीं कहीं खड़ी चट्टानों से भी सजाया जाता है, ठीक है, ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाते हुए दोबारा वहाँ आ सके अपनी पहचान करने के लिए। तो ये भी क्या हो गया, तीनों के तीनों राइट हो गए। नेक्स्ट है, कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था, बिल्कुल होता था, जिसको डेथ होल कहते थे। तो ये डेथ होल नहीं, वो पोर्ट होल होता था। क्या होता था, पोर्ट होल। तो बस इसी का मिस्टेक हो गया, तो यही रॉन्ग हो गया। तो आपसे नहीं पूछा गया है, तो नहीं कौन सा है, 4th नंबर वाला नहीं है। इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित था। ये कह रहे कि इनाम गांव था एक, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ इनाम गांव को। वो कह रहे कि वहाँ पे जो सबसे पहले लोग रहते हुए मिले हैं ना, वो 3600-2700 वर्ष पूर्व की बात पता चली कि इनाम गांव में वहाँ लोग रहते थे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो रहेगा घोड़, ठीक है। तो ये जो इनाम गांव है, ये इनाम गांव महाराष्ट्र के पुणे जिले के घोड़ नदी के किनारे पर है और यहाँ पे क्या मिला है, 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग के अवशेष मिले। तो आपसे कुछ भी पूछे इनाम गांव कहाँ है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के कौन से जिले में है, पुणे में है, कौन सी नदी के पास है, घोड़ नदी के पास है, क्या अवशेष मिले हैं कि भाई वहाँ 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग के रहने के अवशेष, मतलब मनुष्य के रहने के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट चलते हैं, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपको भी पता है चरक संहिता चिकित्सा से रिलेटेड बुक है, चिकित्सा से रिलेटेड ग्रंथ है। ये चरक के द्वारा लिखी गई चिकित्सा से रिलेटेड बुक कौन सी है, चरक संहिता है। इसमें है जो इसने चरक ने 360 हड्डियाँ बताई हुई कि व्यक्ति के अंदर 360 हड्डियाँ, जो आज की आधुनिक हड्डियों से कहीं ज़्यादा बताई गई हैं। और क्योंकि इसने उसमें जो दांत है और उंगलियां हैं ये सब ऐड की हुई है। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं। तो ये कह रहे हैं कि आपको भी पता है कि ऋग्वैदिक काल है और एक उत्तर वैदिक काल है। ये कौन सा है, ऋग्वैदिक और ये उत्तर वैदिक काल। कौन सा ग्रंथ ऋग्वैदिक काल का और कौन सा उत्तर वैदिक काल का। तो ऋग्वैदिक काल में सिर्फ ओनली एक ग्रंथ था ऋग्वैदिक का, ठीक है, ऋग्वेद। ऋग्वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद ग्रंथ था, उसके बाद में सब अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और उसके बाद में आपको पता है उपनिषद हुए, ब्राह्मण ग्रंथ हुए, सब बाद में आए हैं, पुराण, ये सारे के सारे बाद के ग्रंथ रहे हैं। तो मेनली उत्तर वैदिक काल में जो होते हैं, उत्तर वैदिक काल के जो ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, या फिर वेदांत लिखा सकता है। बाकी उत्तर वैदिक काल के साथ साथ दूसरे भी चीज़ें आती रहती हैं, तो वो उनके बाद आएंगी। मेनली जो आती है उत्तर वैदिक काल में, देखो ऋग्वैदिक काल में तो ओनली ऋग्वेद आ गया,
उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद 3 वेद हो गए। उसके बाद उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ भी उत्तर वैदिक काल में है। और जैसे उत्तर वैदिक काल उतरता जाता है, दूसरे काल आते जाते हैं, तो अन्य दूसरे वेद जैसे पुराण हुए और उसके बाद आपके बहुत सारे वेदांग हुए, ये सब बाद में आते रहते हैं। तो राइट आंसर आपका जो जाएगा वो जाएगा कि कौन कौन से उत्तर वैदिक काल ग्रंथ पूछे गए हैं। तो उत्तर वैदिक 2, 3, 4 और 5, तो वही राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे है ना वर्ण दे रखे हैं और यहाँ पे उनके कार्य दे रखे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किस वर्ण का क्या कार्य हुआ करता था। तो ब्राह्मण का जो कार्य होता था वो यज्ञ होता था, शूद्र का जो कार्य होता था वो सेवा करना होता था, विष का जो कार्य होता था वो व्यापार करना होता था, क्षत्रियों का कार्य रक्षा करना होता था। तो ये राइट आंसर है, क्योंकि ब्राह्मणों का तो आपको यज्ञ से पता चल ही जाता है। पर शूद्र में आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि शूद्र का मतलब होता है सेवा। आप सोचोगे क्षत्रिय सेवा करते थे, क्षत्रिय रक्षा करते थे, तो रक्षा होगा। और विष वाले जो हमेशा है वो व्यापार क्या करते थे, सबका पेट पालते थे। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में प्राय महिलाओं को शूद्रों के समान माना गया है। उत्तर वैदिक काल जब आ जाता है, क्योंकि वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में तो महिलाओं को सम्मान मिला है, पर उत्तर वैदिक काल में कहीं ना कहीं महिलाओं को शूद्रों के समान माना जाने लगा था। कारण क्या है कि उत्तर वैदिक काल में सामान्यतः महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। ये कोई कारण नहीं हुआ, ठीक है, ये कोई कारण नहीं है। बाद में कहीं ना कहीं महिलाएं अभी भी थी, ऐसी बात नहीं है, बट ये नहीं कह सकते हम कि शूद्रों के समान माना जा रहा था, क्योंकि वो अध्ययन नहीं कर सकती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि दोनों राइट हैं, ये दोनों राइट है पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। तो ये दोनों राइट है पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं करे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट चलते हैं, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार था। क्षत्रिय और वैश्य बिल्कुल दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार था। सूत्रों को अछूत माना जाता था। किसमें पूछ रहे, वैदिक काल में। सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, ये भी राइट है, ये भी राइट है। पर शूद्रों को अछूत, अभी वैदिक काल में शूद्रों को अछूत नहीं माना गया था। जब उत्तर वैदिक काल चला जाता है उसके बाद ही शूद्रों को अछूत माना गया था। तो ये राइट आंसर आपका, एक मिनट, तो राइट आंसर आपका जाने वाला है ये वाला, एक और थी, क्योंकि क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करते थे। आपको पता है ये दोनों यज्ञ कर सकते थे। ब्राह्मण तो यज्ञ करते ही करते थे, बट इनको भी प्राप्त था, शूद्रों को नहीं था। शूद्रों को जो है नहीं प्राप्त अधिकार, उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को नहीं था। ऋग वैदिक काल में तो सब बराबर थे, पर उत्तर वैदिक काल में नहीं था, ठीक है। शूद्रों को अछूत माना जाता था, तो ये पॉइंट आप याद रखना। वैदिक काल में शूद्रों को अछूत नहीं माना जाता, ये बाद में आए थे, ये चीज़ें बाद में आई थी। सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था, बिल्कुल जाति के आधार पर नहीं होता था, जन्म के आधार पर होता था। तो ये एक राइट है, 3 भी राइट है, ये वाला रोंग है, तो ये आपको करना है। नेक्स्ट है, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की जाती थी। तो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की जाती, तो बिल्कुल राइट है ये। उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहित का प्रभाव बहुत ही सीमित था। जो पूर्व वाला एरिया होता है वहाँ पे पुरोहितों का प्रभाव ज़्यादा नहीं था, तो ये भी बिल्कुल राइट है। तो इसके राइट आंसर जो जाएगा 1 और 2 राइट आंसर है। पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की, तो आपसे 3 बस्ती दी गई और पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन सी बस्तियों की खुदाई उन्होंने की है। तो पुराना किला दिल्ली, हस्तिनापुर, मेरठ और अतरंजी खेड़ा तीनों की ही खुदाई की गई है। तो आपसे कोई भी पूछा जाए आपको याद रखना इन तीनों की खुदाई की गई है। पुराना किला दिल्ली, हस्तिनापुर, मेरठ, अतरंजी खेड़ा तीनों की। तो राइट आंसर जो आपका जाएगा वो डी जाएगा। नेक्स्ट है, महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या विचार करना है कि महाजनपद की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। बिल्कुल राइट है। महाजनपद जब आ गया था, अभी तो हम जन पढ़ा, फिर महाजनपद आ गया। महाजनपद ने अपनी राजधानियां बनाई और उन्होंने क्या कर दी, किलेबंदी कर दी। आप जैसे मगध पढ़ते हैं, मगध में अजाद है, बिंबिसार है, आगे इन्होंने अजातशत्रु ने जो है किलेबंदी वगैरह करा दी थी अपनी कैपिटल्स राजधानियों की। नेक्स्ट है, राजा सेना रखने लगे थे जिन्हें वेतन दिया जाता था। वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में किया जाता था। देखो राजाओं के पास सेना तो होने लगी थी अब स्थायी,
बट जरूरी नहीं है उनका सभी का जो वेतन है वो संपूर्ण आहत सिक्कों में ही दिया जाता था। उनको इनाम भी दे दिया जाता था, कुछ और भी दे दिया जाता था कि संपूर्ण आहत सिक्कों में दिया जाता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो ये वाला रोंग है। तो राइट आंसर आपका ये वाला, तो ओनली एक। नेक्स्ट चलते हैं। महाजन पदों की कर प्रणाली के संदर्भ में हमने कथन विचार बताना है कि महाजन पदों में आगे टैक्स लगना शुरू हो गया था। टैक्स 1/6 होता था, 1/3 नहीं होता था, पहले यही गलत हो जाता है। कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना पड़ता। जो कारीगर होते थे वो क्या करते थे, एक दिन काम करके राजा के लिए, एक दिन अपनी प्रजा के लिए, पूरे लोगों के लिए एक दिन फ्री काम करके अपना टैक्स देना होता था कारीगरों के लिए। तो ये राइट है। तो ओनली 2 ही इसमें राइट आपका होगा। नेक्स्ट चलते हैं। महाजन पदीय कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम महाजन पद पढ़ रहे हैं। महाजन पद में कह रहा है कि आप टैक्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट बताइए। पशुओं को जानवरों या उनके उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था। बिल्कुल, जो पशुपालक होते थे वो या तो जानवर या उनसे जो मिली चीज़ें, दूध वगैरह होता था, मांस होता था, उनको टैक्स के रूप में देना पड़ता था। बिल्कुल देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदते वक्त भी और बेचते वक्त भी टैक्स देना पड़ता था। अखेटक और खाद्य संग्रह को कर से पूर्णतः मुक्त थे। मुक्त कौन नहीं था भाई? मुक्त इसलिए नहीं थे क्योंकि जो जंगलों में रहते थे वो जंगल की चीज़ें हैं, चाहे गोंद है, लकड़ी है, वो सब टैक्स के रूप में उन्हें देना पड़ता था। तो ये वाला रोंग है, ये दोनों राइट हैं। तो आपका जो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट और सेकंड, ये वाला। नेक्स्ट चलते हैं। प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौसाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपका जो कौसाम्बी है ना, ये आपके इलाहाबाद यूपी में स्थित है। कहाँ पे? इलाहाबाद यूपी में। एक मिनट। तो राइट आंसर आपका जाएगा ये वाला। नेक्स्ट चलते हैं। महाजनपदीय युग में कृषि क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए और आपको उनके बारे में बताया ना कि महाजनपद में ऐसे कौन से 2 चेंज आ गए थे। हल का आपको पता है, लोहे का आविष्कार हो गया, तो लोहे के हल बन गए थे। तो हल से तो काफ़ी विकास हुआ है, काफ़ी कृषि को मतलब कृषि क्रांति हुई है, काफ़ी कृषि को बढ़ावा मिला है। लोगों ने धान, पहले ना बीज छिड़क कर कोई भी कृषि करते थे, अब इनको पौधों को रोपना, धान को रोपना सबसे पहले आपको उत्तरवैदिक काल या महाजनपद काल में आ गया था। ठीक है। और हल बनने शुरू हो गए थे, लोहे के बनने शुरू हो गए थे क्योंकि लोहे की खोज हो गई थी उत्तरवैदिक काल में। तो इसका जो राइट आंसर आपका जाएगा, राइट आंसर आपका जाएगा, दोनों ही राइट जाएंगे, दोनों ही। एक मिनट, राइट 1 और 2। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार हमें करना है। गंगा और सोन नदी मगध से होकर गुजरती थी। बिल्कुल, आपको पता नहीं कि मगध है जो के आसपास वाले एरिया में जो गंगा और आपकी जो है सोन नदी वहाँ पे थी, और उसी का उपजाऊ क्षेत्र मगध के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। मगध का एक हिस्सा बिल्कुल जंगलों से भरा हुआ था, वहाँ से लकड़ी और काफ़ी मतलब चीज़ें मगध वालों को मिली हैं। यहाँ पे लोहा शक की खदानें भी मिली हैं। तो तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। जब हम पढ़ते हैं ना मगध का ही विकास क्यों हुआ, तब ये सारे पॉइंट हम पढ़ते हैं इनके बारे में, मगध के बारे में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं था? तो कौन नहीं था? बिंबिसार भी था, अजातशत्रु भी था, महापद्मनन था नहीं तो कौन नहीं था? प्रसेनजीत नहीं था, क्योंकि प्रसेनजीत था वो कौसाम्बी का, ठीक है, कौसाम्बी का एक अलग से महाजनपद थी कौसाम्बी का शासक रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रहा? तो राजगृह भी थी, पाटलिपुत्र भी थी, श्रावस्ती नहीं थी, क्योंकि श्रावस्ती कौसाम्बी की थी, कौसाम्बी का शासक प्रसेनजीत था। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए जो कूट है उनको हमें देखना है और चयनित करना है। तो क्या करेंगे भाई, देख लीजिए। नहीं, ये तो यही ऊपर वाला ही आंसर। इसका जो राइट आंसर आप करोगे वो कौन सा करोगे? 1 और 2, ये और ये राइट है, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट चलते हैं। मगध के निकट ही वज्जी राज्य था। मगध था ना, जैसे मगध, उसके आसपास ही क्या था? वज्जी राज्य। जैसे मगध है, यहाँ वज्जी हो गया, अलग से कौसाम्बी है, चंपा है, ऐसे हो गए। तो ये कह रहे हैं कि वज्जी की राजधानी बता दीजिए हमें क्या थी। तो वज्जी की जो राजधानी थी वो वैशाली थी, जिसको विधेय या वैशाली कहते थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये इसकी कैपिटल थी कौन सी? वैशाली। कौसाम्बी की क्या रहेगी? सुरसेन रहेगी। कौसाम्बी की सुरसेन, सॉरी, कौसाम्बी की तो श्रावस्ती है, कौसाम्बी की श्रावस्ती। वैशाली किसकी रहेगी? वज्जी की। मथुरा की है सुरसेन, मथुरा की सुरसेन। हम ऐसे याद करते हैं, वैसे मथुरा इतनी अच्छी जगह है, वैसे सूर नामक जो वर्ड है इसके लिए यूज़ क्यों है। चंपा है अंग,
ठीक है। अंग की कैपिटल है चंपा, तो ऐसे याद कर लेना कि आपकी जो है ये इसकी है, और यहाँ की सुरसेन है, श्रावस्ती है, अंग की चंपा है, ऐसे करके याद कर लो। सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में आया, कूच किया और निम्नलिखित विचारों पर आपको जो है बातें करनी है। सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, ये हमें सभी को पता है कि सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। बहुत सारे रीज़न रहे थे, कह रहे थे कि भाई वो उनको घर की याद सता रही थी। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि वो थक गए थे, कुछ इतिहासकारों ने कहा कि उन्होंने नंदों की शक्ति के बारे में सुन लिया था। तो बहुत सारे पॉइंट इसके बारे में कहे जाते हैं। सिकंदर की सेना भारत की शासकों की पैदल रथ और हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाओं से भयभीत थी, ऐसा भी इसमें राइट है। तो दोनों ही राइट है। तो आगे चलते हैं, 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट चलते हैं, गण या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज्य क्षेत्र गण या संघ कहलाता है। तो बुद्ध और महावीर दोनों ही गण, और ये देखिए एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज्य गण या संघ कहलाता है। तो मैंने आपको अच्छे से पढ़ा है कि एक ही शासक नहीं, बहुत सारे शासक होते थे, 8 शासक भी होते थे जो अलग अलग करते थे, सभी को राजा कहते थे। एक ही गण या संघ में मतलब बहुत सारे पार्ट बने होते थे और बहुत सारे राजा होते थे एक ही एरिए पे, तो उसको गण या संघ कहते थे। तो इसलिए पहला ही रॉन्ग है, क्योंकि ये कह रहा है कि एक ही शासक होता था, तो एक नहीं होता था, कई सारे होते थे। बुद्ध और महावीर दोनों गण और संघ से हैं, बिल्कुल राइट है। तो आपका 2 राइट होगा, बाकी आपका फर्स्ट रॉन्ग होगा। तो राइट आपका ये वाला है। नेक्स्ट करते हैं, गण या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की है। गण या संघ पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की है। तो किसने विजय प्राप्त की है, गणों या संघों पर गुप्तों ने विजय प्राप्त की है। सब क्वेश्चन एनसीईआरटी से पढ़े हुए हैं कि जो गण और संघ थे ना, ये बार बार मतलब ये इन पर ना कोई अधिकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कई सारे राजा हो रहे थे, मिलजुल कर शासन कर रहे थे। और वह आपको भी पता है, अजातशत्रु ने अपने एक सेनापति को भी भेजा था बुद्ध के पास कि हम कैसे फूट डाल और कैसे इन पर अधिकार करें। तब उसने बहुत सारे स्टेटमेंट बताए थे कि अगर जब तक वो मिलकर काम करेंगे, बड़ों का आदर करेंगे, सभाएं करेंगे, तब तक उनको कोई अलग नहीं कर सकता। बाद में जो होता है गुप्तों के द्वारा इन पर अधिकार कर लिया जाता है, क्योंकि फिर गण और संघ में बुराइयां फैलने लगी थी। नेक्स्ट है, दिग् निकाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सभी को पता है बौद्ध ग्रंथों से संबंधित है, और बुद्ध की आख्यान, बुद्ध की बातें इसमें बताई गई हैं। अजातशत्रु वज्जी संघ का आक्रमण करना चाहता था, यही वाला पॉइंट जो भी मैंने आपको बताया। अजातशत्रु वज्जी संघ पर, जिसकी जो अभी हमने कैपिटल पढ़ी है ना वैशाली, उस पर वो अधिकार करना चाहता था, और इसके लिए वो अपने जो है बुद्ध के पास अपने मंत्री को भेजता था। आपसे मंत्री का नाम पूछा गया, तो मंत्री का नाम कौन था, वस्कार था। जीवक तो कौन था, वेद था, बिंबिसार के टाइम में। एथेंस जो है, एथेंस में प्रजातंत्र या गणतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपको पता है जब हम कोई भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसके एंड में एक वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो उसमें ही एक एथेंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी है। एथेंस के बारे में पूछा गया कि एथेंस के अंदर जो है प्रजातंत्र तथा गणतंत्र पर विचार करना आपको बताना है। तो ये लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की थी, जिसे प्रजातंत्र और गणतंत्र कहते हैं, बिल्कुल राइट था। एथेंस में एक सभा भी थी, इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे, राइट है। औरतों को नागरिक का दर्जा दिया गया था, और औरतों को भी नागरिकता दी गई थी। तो ये सारे ही पॉइंट एथेंस के लिए राइट है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो ये आपके जो है आपकी 5th और 6th एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम फिर 7th 8th बाकी जो भी टॉपिक बचते हैं उनको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।